प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस नए वीडियो में मैं पंकज शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे हैं स्पर्श भाग 2 गद्य खंड का चैप्टर नंबर 6 पतझड़ में टूटी पत्तियां, जिसके लेखक हैं रविंद्र केलेकर। ठीक है, इस पर हम 2 पॉइंट्स पर बात करेंगे। एक तो विस्तृत व्याख्या पर बात करेंगे, चैप्टर में क्या दिया गया है, क्या समझाने की, क्या संदेश देने का प्रयास किया है लेखक ने। दूसरा हम बात करेंगे प्रश्नोत्तर पर चर्चा, यानी कि विगत वर्षों में जो प्रश्नोत्तर पूछे गए चैप्टर से रिलेटेड उनको आप थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उनकी भाषा देखेंगे और किस प्रकार से वो पूछे जाते हैं इस पर चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ये चैप्टर हम शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, यूट्यूब पर एक नया चैनल आया है जिसका नाम है हाई प्रोफाइल। हाई प्रोफाइल 9th और 10th क्लास के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इस पर जो कंटेंट दिया गया है वो आपके जीके से रिलेटेड है, आपके करंट अफेयर से रिलेटेड है, करियर काउंसलिंग, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग से रिलेटेड है और बहुत सारे आपके विषयों से संबंधित अट्रैक्टिव वे में बहुत अच्छे कंटेंट वहाँ पर डेवलप किए गए हैं। इनकी भाषा सरल और सटीक है, तो आपको आसानी से समझ में आ जाने वाली है। तो आप लोग इस चैनल को सर्च करें, इसके वीडियोस देखें, लाइक और सब्सक्राइब करें। अब मैं शुरू कर रहा हूँ पतझड़ में टूटी पत्तियाँ, रविंद्र केलकर की रचना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें पाठ प्रवेश पर। हम जब भी कोई चैप्टर पढ़ने लगते हैं तो उसका सबसे पहले हमें पाठ प्रवेश देखना चाहिए, ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम भी देखते हैं। इस पाठ में 2 प्रसंग हैं, 2 अलग अलग चीज़ें प्रस्तुत की गई हैं। पहला है गिन्नी का सोना, जिसमें लेखक ने हमें उन लोगों से परिचित कराया है जो इस संसार को जीने रहने योग्य बनाए हुए हैं। यानी अगर संसार में देखा जाए तो स्वार्थी लोगों की कमी नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी जो निस्वार्थ हैं, जो अपने आदर्शों और सिद्धांतों से समाज को चलाते हैं। ठीक है, अपने व्यक्तित्व से लोगों को प्रभावित करते हैं। तो उन लोगों ने क्या किया है, इस समाज को रहने योग्य बनाया हुआ है। तो पहले भाग में तो हम पढ़ेंगे गिन्नी का सोना। नंबर 2 दिया हुआ है, दूसरा प्रसंग है झेन की देन, जो हमें ध्यान की उस पद्धति की याद दिलाता है जो बौद्ध दर्शन में दी हुई है। मेडिटेशन कब किया जाता है, जब हमारा चित्त बहुत ज़्यादा चंचल हो जाए, हमें मानसिक थकावट हो जाए या हम मानसिक रूप से रुग्ण हो जाएं, यानी बीमार हो जाएं, उस समय पर हम मेडिटेशन करते हैं। जबकि जो भी विद्यार्थी सफलता चाहते हो उन्हें हमेशा पढ़ने से पहले 2-3 मिनट का मेडिटेशन करना चाहिए। उससे होगा क्या, हमारी बुद्धि शांत हो जाएगी, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो वो बहुत कम मेहनत में अच्छी चीज़ों को ग्रैस्प कर पाएगी, यानी ग्रहण कर पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक मेडिटेशन की बात की गई जो कि बौद्ध पद्धति से लिया गया है, जिसके कारण आज भी जापानी लोग अपनी व्यस्ततम दिनचर्या के कुछ चैन के पल निकाल पाते हैं। यानी जापान के लोग क्या कर रहे हैं, इस मेडिटेशन को फॉलो करते हैं, जिससे कि वो अपनी जो बहुत बिजी लाइफ है उसमें से कुछ समय निकाल पाते हैं शांति का। ठीक है, तो इन 2 मुद्दों पर हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है गिन्नी का सोना। इसमें किस बारे में बात की गई है, सबसे पहला पॉइंट है शुद्ध सोना और गिन्नी का सोना। इसमें डिफरेंस बताया गया है कि क्या है। इसके माध्यम से एक बड़ी बात कहने की कोशिश की है लेखक ने। शुद्ध सोना और गिन्नी का सोना अलग अलग होता है, बिल्कुल ठीक है। गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाया जाता है, यानी अगर आप शुद्ध सोने से कोई आभूषण बनाना चाहते हैं तो वो नहीं बन सकता। अगर बन भी गया तो उसमें मजबूती नहीं होगी, तो उसको मजबूत करने के लिए उसमें थोड़ा सा तांबा मिलाया जाता है, जिससे कि आभूषण अपने उसी आकार में रहे जिस आकार में उसे बनाया गया है। ठीक, जिससे ज़्यादा चमकता है और शुद्ध सोने से मजबूत भी हो जाता है। इस कारण औरतें अक्सर इसी के गहने बनवाती हैं। तो हम जो देखते हैं घर में जो महिलाएं गहने बनवाती हैं, वो कौन सा गहना, वो कौन सा सोना होता है जिसके अंदर थोड़ी मात्रा में तांबा मिला होता है। ठीक, शुद्ध आदर्श भी सोने की तरह होते हैं, परंतु कुछ लोग इसमें व्यवहारिक ताकत थोड़ा सा तांबा मिलाकर चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से समझना इसको। कुछ लोग आदर्श, यानी कुछ लोगों के जो सिद्धांत होते हैं, कुछ आदर्श जो उनके होते हैं, कई लोगों के तो ऐसे होते हैं जो किसी भी सिचुएशन में अपने आदर्शों और सिद्धांतों को बदलते नहीं हैं, उससे डगमगाते नहीं हैं, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आदर्शों और सिद्धांतों में स्लाइटली, यानी थोड़ा सा कुछ परिवर्तन करके समाज को साथ लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो जो लोग समाज को साथ लेकर के चल रहे हैं वो कैसे हैं, वो आभूषण बनाने योग्य सोना है। ठीक है, और जो लोग बिल्कुल शुद्ध रूप में आदर्शों को लेकर के चलते हैं, सिद्धांतों को लेकर के चलते हैं, समाज के साथ मिक्स नहीं होते हैं, अपने सिद्धांतों पर अड़े रहते हैं, वो शुद्ध सोने के समान हैं। लेकिन जैसा कि लेखक ने पहले कहा है, आभूषण किसके बनते हैं, शुद्ध सोने के नहीं बनते हैं। हल्का सा सोने में जब तांबा मिलाते हैं तब जाकर के आभूषण बनता है और उसकी मार्केट में वैल्यू होती है। ठीक, नंबर पॉइंट 2 दिया हुआ है प्रैक्टिकल आइडियोलॉजिस्ट गांधी जी। गांधी जी का एग्जाम्पल लिया है भाई। उस समय पर गांधी जी बहुत विख्यात थे, है ना, 47 में। और देखें उससे पहले भी गांधी जी ने जो देश को आज़ाद कराने के लिए जो प्रयास किया, अनशन पर बैठे, अनेक आंदोलन चलाए। तो यहाँ पर बताया गया कि वो प्रैक्टिकल आइडियोलॉजिस्ट थे गांधी जी। वो क्या करते थे, वो सोसाइटी के लोगों को साथ लेकर के चलते थे। अपने आदर्श, अपने सिद्धांतों को तो मानते ही थे, लेकिन सोसाइटी में अगर कोई विचार नया आया है
जो उनके लिए अनुकूल नहीं है, तब भी वो उन विचारों को थोड़ी मात्रा में अपने आदर्शों सिद्धांतों के साथ में एडजस्ट कर लेते थे। इसी कारण से समाज के लोग उनके पीछे चलते थे, यानी उनको फॉलो करते थे। वो अपने आदर्शों सिद्धांतों का तो पालन करते ही थे, लेकिन समाज में जो बात उठी है, जो विचार दिया गया है, जिससे लोग सहमत हैं या बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, उन सिद्धांतों को भी वो अपने जो सिद्धांत और आदर्श थे उनको मिला लेते थे। तो लोग उनके पीछे हो जाते थे, उनके फॉलोअर बन जाते थे। तो यहाँ पर लिखा कुछ लोग गांधी जी को प्रैक्टिकल आइडियोलॉजिस्ट कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये नोटिस कर लेना, प्रैक्टिकल आइडियोलॉजिस्ट। वे व्यावहारिकता के महत्व को जानते थे, यानी व्यवहार की अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है, आदर्श और सिद्धांतों की अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है, इसलिए वे अपने विलक्षण आदर्श को चला सके, वरना ये देश उनके पीछे कभी न जाता। समाज को साथ लेकर के चलना, आदर्शों और सिद्धांतों का पालन करते हुए, ये खूबी थी महात्मा गांधी के अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं। परंतु गांधी जी आदर्शों को व्यावहारिकता के स्तर पर नहीं उतरने देते थे, यानी वो आटे में नमक मिलाते थे, नमक में आटा नहीं मिलाते थे। यानी उनके जो आदर्श सिद्धांत थे उनको ही वो श्रेष्ठ मानते थे, उन्हीं को ऊपर रखते थे, लेकिन समाज के विचार को भी उसके साथ जोड़ देते थे, मॉडिफाई करके। तो समाज भी खुश हो जाता था और गांधी जी के सिद्धांत और आदर्श भी बने रहते थे। इस प्रकार से वो समाज को ले जाते थे, इसीलिए उनको प्रैक्टिकल आइडियोलॉजिस्ट कहा गया। ठीक है, बल्कि वे व्यावहारिकता को आदर्शों के स्तर पर चढ़ाते थे, यानी कि वो अपने शुद्ध सोने के अंदर नाम मात्र का तांबा मिलाते थे, अपने शुद्ध आदर्शों में नाम मात्र की व्यावहारिकता मिलाते थे, जिससे कि लोग उनसे जुड़ जाते थे और उनके पीछे चलते थे। इसीलिए गांधी जी प्रैक्टिकल आइडियोलॉजिस्ट कहलाते थे। समझ आया? आप देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। चलिए, तो अब हम देख रहे हैं पतझड़ में टूटी पत्तियां, इसका सेकंड स्लॉट, इसका नाम है झेन की देन। फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, मानसिक बीमारियां। ठीक है, लेखक ने पूछा कि जापान में सबसे ज़्यादा किस प्रकार की बीमारियां फैलती हैं, तो वहाँ पर एक व्यक्ति ने बोला कि यहाँ पर मानसिक बीमारियां ज़्यादा हैं। तो उन्होंने पूछा ऐसा क्यों? पॉइंट नंबर 1, लेखक जापान की यात्रा पर गए हुए थे, उन्होंने अपने एक मित्र से पूछा कि यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारियाँ सबसे ज़्यादा होती हैं। इस पर मित्र ने जवाब दिया, यहाँ पर मानसिक यानी कि मेंटल प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं, मानसिक मनोरोगी यहाँ पर ज़्यादा मिलते हैं। शरीर से स्वस्थ हैं लेकिन दिमाग से बीमार हैं। जापान के 80% लोग मनोरोगी हैं, यानी 80% पॉपुलेशन वहाँ की कैसी है? मनोरोगी है, साइकोलॉजिकल एरर है उनके साथ में। पॉइंट नंबर 2, स्पीड का इंजन। तो क्यों हुआ ऐसा? लेखक ने जब वह जानना चाहा तो उनके मित्र ने बताया कि जापानियों की जीवन की रफ्तार बहुत बढ़ गई है। रफ्तार बहुत बढ़ गई है, इसका मतलब क्या हुआ? वो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं, 12 घंटे 15 घंटे जॉब करते हैं, दिमाग को पूरा उनको आराम नहीं मिलता। तो ऐसे काम करते 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 एक लंबे समय बाद उन लोगों के साथ में मनोविकार शुरू हो जाते हैं, यानी कि मानसिक बीमारियां उनको हो जाती हैं। दिमाग में स्पीड का इंजन लग जाने से 1000 गुना अधिक तेजी से दौड़ने लगता है, यानी अपने दिमाग को जब बहुत ज़्यादा प्रयोग में लिया जाता है तो वो क्या बन जाता है? वो स्पीड वाला इंजन बन जाता है। लेकिन दौड़ते 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 एक समय ऐसा आता है जब स्पीड वाला इंजन जो है उसके अंदर कुछ ना कुछ खराबी आ जाती है। यहाँ पर स्पीड वाला इंजन है जापानियों का दिमाग, जो कि बहुत तेज़ गति से दौड़ रहा है, बहुत कम समय में बहुत सारी चीज़ें अचीव करना चाहते हैं। लेकिन क्या हुआ? दिमाग को आराम न मिलने के कारण उनके अंदर मनोविकार आ गया, मनोरोग आ गया। एक क्षण ऐसा आता है जब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है और पूरा का पूरा इंजन टूट जाता है, यानी कि अगर आप किसी के ऊपर ओवरबर्डन करेंगे तो फिर क्या होगा? ऐसे में उसकी जो एफिशिएंसी है वो खत्म हो जाएगी और वो मानसिक रूप से बीमार हो जाएगा, थक जाएगा। शरीर से वो स्वस्थ दिखे लेकिन मानसिक रूप से वो बीमार होगा। इस कारण मानसिक रोगी बढ़ गए हैं। यही कारण है कि जापान में मानसिक रोगी बढ़ गए हैं। क्यों? क्योंकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा उनको अचीव करना है, उनके जो गोल्स हैं वो बहुत हाई लेवल के हैं, बहुत ज़्यादा वर्कलोड उनके ऊपर है, ओवरबर्डन वो काम करते हैं, जिसके कारण दिमाग थक जाता है और फिर उनके अंदर विकार आने लग जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 3 देखिए। तो उन्होंने क्या किया इस मनोविकार से बचने के लिए, इस मनोरोग से बचने के लिए? इसको पॉइंट को नोटिस कीजिएगा, टी सेरेमनी और ब्रैकेट में लिखा है चा नो यू, यानी वहां पर एक परंपरा चालू हुई जिसे हम कहते हैं टी सेरेमनी, और जापानी भाषा में उसे कहा जाता है चा नो यू। देखिएगा जरा, लेखक को उनके जापानी मित्र उन्हें टी सेरेमनी में ले गए, यानी कि उन्होंने बताया कि यहाँ के लोग अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए क्या करते हैं, तो चाय टी सेरेमनी के लिए लेके गए उनको। यह चाय पीने की एक विधि है जिसे चानो यू कहते हैं जापानी भाषा में, जैसा कि हमने पहले सुना। वह एक 6 मंजिल इमारत थी जिसकी छत पर दफ्ती की दीवारों वाली और चटाई की ज़मीन वाली एक पर्णकुटी थी। तो टी सेरेमनी जो थी वो कहाँ हो रही थी? वो हो रही थी 6 मंजिल की जो इमारत बनी थी उसके सबसे टॉप फ्लोर पर, और वहाँ पर एक कच्ची पक्की सी एक झोपड़ी बना रखी थी, पर्णकुटी की, यानी पत्तों की एक झोपड़ी बना रखी थी, और वहाँ पर ये हो रही थी। इस विधि को जापानी भाषा में कहते हैं चानो यू, ठीक है, और इंग्लिश में कहते हैं टी सेरेमनी। पॉइंट नंबर 4 देखिएगा कि वहाँ की विशेषता क्या थी? अत्यंत शांत वातावरण। निश्चित बात है,
6 मंजिल की इमारत के टॉप फ्लोर पर जाओगे तो शांत वातावरण ही होगा। बाहर बेढब सा एक मिट्टी का बर्तन रखा था। जैसे ही ये लोग एंटर हुए उस 6 मंजिल की इमारत में टॉप फ्लोर पर चाय पीने के लिए यानी टी सेरेमनी के लिए, तो उन्होंने देखा बाहर एक बर्तन रखा हुआ बेढब सा, यानी अजीब सी आकृति है उसकी, जिसमें पानी भरा हुआ था, जिसमें इन्होंने हाथ पाँव धोए। ठीक, चाजीन यानी कि ये चाय बनाने वाला व्यक्ति, उसे कहा गया चाजीन ने उठकर उन्हें झुककर प्रणाम किया यानी वेलकम किया और बैठने की जगह दिखाई। उन्हें बैठना कहाँ है ये भी बताया गया। उसने अंगीठी यानी सिगड़ी जो कोयले से जलती है, गांव देहात में होता था ना ऐसे, सिगड़ी सुलगाकर उस पर चायदानी रखी, यानी चाय बनने की यह प्रक्रिया शुरू हुई। सिगड़ी जलाई गई, उसके ऊपर चायदानी रखी गई, यानी जिस बर्तन में चाय बनानी वो रखा गया। वहाँ का वातावरण इतना शांत था कि चाय का उबलना भी साफ सुनाई दे रहा था, यानी इतनी शांति थी कि वहाँ पर चाय जो उबल रही थी उस चायदानी में, वो भी उसकी आवाज़ भी हमको साफ सुनाई दे रही थी। इतने शांत वातावरण में ये क्रिया चल रही थी। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। अक्सर हम भूतकाल में जीते हैं या फिर भविष्य में, ये दोनों काल ही मिथ्या हैं। बिल्कुल सही बात है। तो वहाँ पे आपने घटना कहाँ छोड़ी थी, चाय उबल रही है और वो लोग बैठे हुए हैं शांति से, चाजिन चाय उबाल रहा है, चाय की उबलने की आवाज़ भी आ रही है। अब यहाँ पर एक बात बताई गई है कि हम लोग क्या करते हैं, हमें मनोविकार क्यों होते हैं, हमें मानसिक रोगी क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हम या तो पास्ट को रिग्रेट कर रहे होते हैं या फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे होते हैं। या तो हम पास्ट के लिए, अतीत के लिए दुखी हो रहे होते हैं कि अगर मैं ऐसा कर लेता तो आज ऐसा नहीं होता, आज मैं ऐसा बन गया होता। पास्ट में जो घट गया या तो हम उसको रिग्रेट कर रहे होते हैं या तो फिर फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे होते हैं कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो आगे चल के ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा। अब ये दोनों ही अवस्थाएं हमारे अंदर मनोविकार लाती हैं, हमें मनोरोगी बनाती हैं। क्योंकि पास्ट के लिए रिग्रेट करेंगे तो दुख उत्पन्न होगा, नेगेटिविटी आएगी, और फ्यूचर के लिए जो प्लानिंग कर रहे हैं अगर वो प्रॉपर इंप्लीमेंट नहीं हुई तब भी हमारे अंदर नेगेटिविटी आएगी, डिप्रेशन आएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, वो चाय पीना शुरू करा उन्होंने, 1.5 घंटे में चाय पी, 1 कप चाय को उन्होंने 1.5 घंटे में पिया, एक सिप करके पिया। कवि के लेखक कहते हैं कि फिर वो अनंत काल में चले गए, यानी कि बिल्कुल मेडिटेशन में, यानी शून्य हो गया दिमाग उनका। ठीक है, और ये जो पास्ट की और फ्यूचर की वो प्लानिंग कर रहे थे, जो सोच रहे थे, वो सारी चीज़ें खत्म हो गई, क्योंकि अक्सर भविष्य में और भूतकाल में हम लोग रहते हैं और ये दोनों काल ही मिथ्या होते हैं। वर्तमान ही सत्य है और हमें उसी में जीना चाहिए। हमारे पास आज का दिन है और अभी का दिन है, बस यही हमारी उपलब्धि है। इसमें हमने जो भी निगेटिव या पॉजिटिव कर लिया उसका हम आगे फल भोगने के लिए तैयार रहें। यानी कि हमारे पास आज का ही दिन होता है, लेकिन हम आज के दिन को पास्ट के लिए या फ्यूचर के लिए वेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर कवि ने कहा है कि जो हमारे पास आज का समय है उसे में हमें जीना चाहिए। चाय पीते पीते लेखक के दिमाग से दोनों काल हट गए, यानी कि वो चाय पीने की जो तरीका था, यानी कि 1 कप चाय को 1.5 घंटे में पीना है, 2 घूंट चाय थी ऐसा कुछ उसमें लिखा हुआ देखिएगा आप, तो उसको पीने का 1.5 घंटा था। 1.5 घंटा लगा, एक सिप करके पीते गए, और जैसे जैसे वो पीते गए, जैसे जैसे वो शरीर के अंदर प्रवेश करती गई तो दिमाग जो था वो बिल्कुल शांत हो गया और पास्ट और फ्यूचर दोनों चीज़ें दिमाग से बाहर चली गई। बस वर्तमान क्षण सामने था, यानी वही समय उनको याद था कि अभी हम यहाँ पर बैठे हुए और चाय पी रहे हैं। और अनंत काल जितना विस्तृत था और वो ऐसा लगता जैसे बहुत लंबा समय हो, अनंत काल हो। ठीक, यानी मानसिक शांति थी पूर्ण रूप से। असल जीना किसे कहते हैं, लेखक को उस दिन मालूम हुआ, जिस दिन उसने ये चाय पी और उसका जो अनुभव रहा उससे उसे मालूम हुआ कि हम लोग पास्ट में और फ्यूचर में अपने की सोच करने में, की प्लानिंग करने में, रिग्रेट करने में अपना टाइम वेस्ट कर लेते हैं। वास्तविक जीना किसे कहते हैं वो उसे तब मालूम हुआ जब उसने वहाँ पर बैठ करके चाजिन के द्वारा बनाई गई चाय को पिया। ठीक है, तो एक अच्छा चैप्टर है। और जापान की जो पॉपुलेशन है उनमें जो 80% मनोरोगी हैं उनके बारे में बात की गई है, क्योंकि वो लोग कंपटीशन कर रहे हैं अमेरिका के साथ में, उससे आगे निकलना चाहते हैं। इस प्रकार की बातें इसके अंदर बताई गई हैं। तो इसको एक बार आप ध्यान से पढ़ें, इनके पॉइंट्स को नोटिस कर लें ताकि आपका चैप्टर बनता चले और आपके पास शॉर्ट नोट्स बन जाएँ। अब हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, कौन कौन से क्वेश्चंस विगत वर्षों में आए हैं। फर्स्ट देखिएगा, शुद्ध आदर्श की तुलना सोने से और व्यावहारिकता की तुलना तांबे से क्यों की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आया है। आंसर देखिए, शुद्ध सोने में चमक होती है और आदर्श भी शुद्ध सोने की तरह चमकदार और महत्वपूर्ण मूल्यों से भरे होते हैं। बिल्कुल सही है। जिस व्यक्ति की कुछ आदर्श होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, समाज में उसको सम्मान तो मिलता है, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। तांबे से सोना मजबूत होता है परंतु उसकी शुद्धता समाप्त हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। जब आप किसी सुनार के पास जाते हैं तो आप उससे ये पूछते हैं कि इसके अंदर कितना % सोना है ना, और कितना तांबा मिला हुआ है। इस तरह से हम लोग उससे पूछते हैं, उसके आधार पर उसकी रेट तय होती है। तो तांबे से सोना मजबूत तो होता है परंतु उसकी शुद्धता समाप्त होती है। इसी प्रकार व्यावहारिकता के कारण आदर्श समाप्त हो जाते हैं। अगर हम व्यावहारिकता को ज़्यादा बढ़ा दें तो हमारी जो खुद की थिंकिंग है, जो हमारे आदर्श हैं, जो हमारे सिद्धांत हैं, वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाते हैं। परंतु यदि सही ढंग से व्यावहारिकता और आदर्शों को मिलाया जाए तो जीवन में बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। लेकिन अगर हम इनका रेशो तय कर लें कि आदर्श कितने होंगे और उसके अंदर व्यावहारिकता कितनी होगी, अगर इसका रेशो हम सेट कर लें तो हम आदर्शों के साथ व्यावहारिकता को भी साथ ले चल सकते हैं
और समाज को के आगे प्रगति कर सकते हैं। अगर हम केवल अपने आदर्श सिद्धांतों पर रहेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अपने आदर्शों के अंदर, अपने शुद्ध सोने के अंदर, आदर्श रूपी शुद्ध सोने के अंदर व्यावहारिकता का थोड़ा सा तामा मिलाना है, जिससे कि समाज के साथ चले। क्वेश्चन नंबर 2, चाची ने कौन सी प्रक्रियाएं गरिमापूर्ण ढंग से पूरी की? हमने चैप्टर में पढ़ा था ना, जब वहां पर गए तो चाची ने नमस्कार किया, बैठने की जगह दी, चाय उबालने लगा, तो उसकी एक्टिविटी किस प्रकार की थी? आंसर देखिए, लेखक उनके मित्र को देखकर चाजिन खड़ा हो गया, कमर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया, बैठने की जगह दिखाई, अंगीठी को जलाया, उस पर चाय बनाने वाला बर्तन रख दिया, फिर तौलिए से बर्तन को साफ किया। ये सारा काम चाजिन ने बड़े ही सलीके से पूरा किया। सलीके से यानी कि बहुत अच्छे सिस्टम से पूरा किया, बहुत तरीके से पूरा किया। और उसकी हर एक मुद्रा या काम करने के ढंग से लगता था जैसे कोई जय जयवंती नाम के राग की धुन गूंज रही हो। यानी ये जो सारी एक्टिविटीज वो कर रहा था, कौन सी? प्रणाम करना, बैठने की जगह दिखाना, अंगीठी सुलगाना, बर्तन साफ करना और चाय बनाना। ये जो एक्टिविटी वो कर रहा था, कौन? चाजिन। वो इस प्रकार से कर रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा कार्य करने जा रहा हो। यानी उसके जो एक्सप्रेशन थे वो बड़े ऐसे थे जैसे कोई बहुत महान कार्य होने जा रहा है अब। ठीक है, तो ये उसकी विशेषता थी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। चाय पीने के बाद लेखक ने स्वयं में क्या परिवर्तन महसूस किया, यानी उनको कैसा लगा? लास्ट पैराग्राफ में हमने पढ़ा था, देखते हैं आंसर। लेखक कहते हैं वे करीब 1.5 घंटे तक प्यालों से चाय को धीरे धीरे पीते रहे। पहले 10-15 मिनट तो लेखक को बहुत परेशानी हुई, लेकिन धीरे धीरे लेखक ने महसूस किया कि उनके दिमाग की रफ्तार कम होने लगी है। यानी 2 घूंट चाय को पीने में 1.5 घंटा लगाया गया। शुरुआत में तो बड़ा बोरिंग सा लगा पता ही नहीं क्या है ये, लेकिन जब वो इस एक्टिविटी को करते गए तो उनको लगा कि दिमाग उनका जो है बिल्कुल न्यूट्रल हो गया। यानी कि जो वो सोच विचार कर रहे थे, जो टेंशन था, वो सारा का सारा रिलीज हो गया और उनके दिमाग की रफ्तार कम हो गई। कुछ समय बाद तो लगा कि दिमाग बिल्कुल बंद ही हो गया हो, यानी पूर्ण रूप से शांत। लेखक को लगा जैसे वह कभी न खत्म होने वाले समय में जी रहे हैं। यहाँ तक कि लेखक का मन इतना शांत हो गया कि बाहर की शांति भी शोर लग रही थी। यानी कि उनका दिमाग इतना रिलैक्स हो गया, इतना शांत हो गया कि बाहर जो ध्वनि आ रही थी, मतलब ये कह सकते हैं कि उनको शांति की भी ध्वनि सुनाई दे रही थी। यानी उस एकांत में जो सन्नाटा था, वो सन्नाटा भी वो साफ सुन पा रहे थे। उनके दिमाग को इतना रिलैक्स मिला। क्वेश्चन नंबर 4, लेखक के अनुसार सत्य केवल वर्तमान है, उसी में जीना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आया है, ये हम लोगों के लिए भी ये क्वेश्चन ही है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा होगा, स्पष्ट कीजिए। आंसर देखिए इसका, लिखा है लेखक के अनुसार केवल वर्तमान सत्य है। बिल्कुल सही बात है, आज का दिन ही हमारे पास, आप वीडियो देख रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, यही आपके दिन की उपलब्धि आज की। इसी प्रकार से वर्तमान सत्य है, ठीक, उसी में जीना चाहिए। हम लोग या तो बीते हुए दिनों में रहते हैं या आने वाले दिनों में रहते हैं। जो बीत गया उसको रिग्रेट करते हैं या आने वाले की प्लानिंग करते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मनुष्यों की, जबकि दोनों ही समय झूठे हैं। पिछले का कुछ कर नहीं सकते, आगे वाला हमारे हाथ में नहीं है। तो हमारे पास क्या है? वर्तमान है केवल। वो इसलिए क्योंकि एक बीत चुका है और दूसरा अभी आया नहीं है। तो बात आती है कि सच क्या है। तो इस बात पर लेखक कहते हैं कि जो समय अभी चल रहा है वही सत्य है। यानी अभी इस समय पर आप जो कर लोगे, जो आपकी उपलब्धियां होंगी, वही सत्य होंगी और वही आपके पास शेष रहेंगे। तो हमें पास्ट को रिग्रेट नहीं करना, फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करनी है। फ्यूचर की प्लानिंग कर भी रहे हैं तो ये नहीं सोचना कि ऐसा ही हो जाएगा। हम फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, करें, लेकिन ये सोच के नहीं करें कि ऐसा ही होगा, क्योंकि संभव नहीं है ऐसा। जो आप सोच रहे हो हमेशा वैसा ही हो। तो आप फिर अगर ऐसा सोचेंगे तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो आपको प्रयास करना है कि आप वर्तमान में रहें और वर्तमान को अच्छे से जिएं, वर्तमान को एंजॉय करें, उसको बेनिफिशियल बनाएं अपने लिए। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको फायदा होगा। एक बड़े अच्छे विचारक ने कहा है कि आपका वर्तमान ही ये बताता है कि आपका भविष्य कैसा होगा। यानी कि वर्तमान समय में आप क्या कर रहे हैं, आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, आपकी दिनचर्या क्या है, आप किन विषयों में रुचि ले रहे हैं, आप अपने जीवन को बनाने के लिए क्या कर रहे हैं। ये अगर आप ध्यान से देखते हैं कि एक दिन की आपकी एक्टिविटीज़ क्या हैं और किस दिशा में आप जा रहे हैं, तो इसी से आपको मालूम पड़ जाएगा कि यही आपके फ्यूचर में आने वाला है। आपका वर्तमान ही आपका बहुत सारा दृष्टिकोण साफ कर देगा भविष्य के प्रति। आपके द्वारा अभी जो किया जा रहा है वही आपका आगे चल करके भविष्य में कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट देखने को आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से लेखक ने बड़ी कमाल की बातें कहने की कोशिश की है, जिसमें हमने पतझड़ में टूटी पत्तियों में हमने 2 भाग पढ़ लिए। पहला हमने पढ़ा गिन्नी का सोना, जिसमें गांधी जी का उदाहरण दिया गया, आदर्शों और सिद्धांतों की बात की गई और व्यवहारिकता की बात की गई, शुद्ध सोने की बात की गई और तांबे से मिले हुए सोने की बात की गई। इसके अलावा हमने इसी का दूसरा पार्ट पढ़ा, झेन की देन, जो कि जापान की जो स्थिति थी और वहाँ के जो रोग हैं, मानसिक रोग हैं, उनके ऊपर हम लोगों ने बात की। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसे बहुत ध्यान से पढ़ना और इसके जो पॉइंट्स दिए गए हैं उन्हें अपनी रफ कॉपी में जरूर लिख लेना, ताकि आपका चैप्टर पूरी तरीके से तैयार हो जाए। तो हमने इस वीडियो में बात करी विस्तृत व्याख्या, हमने इसकी डिटेल में बात करी है कि क्या क्या
का लेखक ने कहने की कोशिश की है इन दोनों स्लॉट्स के माध्यम से, और उसके बाद हमने प्रश्नोत्तर पर चर्चा करी, यानी कि इसमें विगत वर्षों में जो प्रश्न आए हैं वो कैसे लिखे जाते हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान से देखें। और ये वीडियो मैं समाप्त करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हाई प्रोफाइल नाम का यूट्यूब पर एक नया चैनल लॉन्च हुआ है। इस चैनल की विशेषता ये है कि इस पर जो कंटेंट बनाया गया है वो बहुत ही ऑथेंटिक है और आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला है। इसकी भाषा सरल और सटीक है। इसमें आपको करियर काउंसलिंग, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग और आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे जो कि बहुत ही सरल और सटीक भाषा में दिए गए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस चैनल को जरूर देखें, इसके वीडियोज़ देखें, लाभ लें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ धन्यवाद।